Hi everyone. Today, for this episode, I've brought to you a really interesting, a very beautiful couple who, interestingly, isn't just together personally but also professionally. You'll get to know a lot about it when you'll hear it from them. So, let's welcome Yash Singhal and Simran Grover and hear from them कि आज के टाइम में जब कोई कपल शादी करता है तो उनके शादी के फंडे क्या होते हैं. So nice to meet you both. आप लोग दोनों for the audience, can you guys introduce yourself a little and tell them about who you are, what do you guys do? Okay, so hi, my name is Simran Grover and I'm a licensed Zumba instructor currently teaching in Google Office, Demon. And yes, I'm a freelancer too, so mostly cover the corporate sessions and hotel sessions. And that's it for today. All right. Thank you so much for having us on your podcast. And this is Yash Singhal. I am a professional wedding choreographer as well as a professional wedding anchor. और in a professional way ये है मेरा introduction. और दूसरे वे में तो मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ. That's so sweet. So tell me this. मैंने आप दोनों का इंट्रो सुना, आप दोनों कोरियोग्राफर्स हैं, आप दोनों का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं डांस से आता है. So how did two dance choreographers find love in between dance classes? ये कैसे हुआ? मतलब जो मेरा मोमेंट था वो ये था कि यश बहुत ही ना एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो एक लड़की को वो क्वालिटी चाहिए होती है कि मतलब जो आपकी भी केयर करे और एज अ गर्ल भी देखे कि आपकी सराउंडिंग्स में अगर कोई गर्ल है तो वो अगर सेफ फील नहीं कर रही तो इनफैक्ट उसे भी सेफ फील कराए. और बहुत ही ना मैनर्स और एटिकेट्स आजकल मतलब बहुत ही रेयर लोगों में मिलते हैं, तो वो चीज़ पहली अट्रैक्टिव पॉइंट थी कि बहुत ही केयरिंग है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करा उन लोगों ने, सॉरी उन चीज़ों ने. एंड यस, जो सबसे ज़्यादा पार्ट था वो यही था कि बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाला है और केयर करता है. और जब केयर करता है कुछ चीज़ें आपको यूनिक भी चाहिए होती हैं बीइंग अ गर्लफ्रेंड. तो फॉर एग्जांपल मेरे को अगर पीरियड्स हो रहे हैं और मेरी बॉडी पेन कर रही है तो आई नीड समवन टू टेक केयर ऑफ मी. तो उस चीज़ में उसको ये नज़र नहीं आता था कि मैं सोसाइटी के बीच में हूँ, मैं लोगों से सराउंडेड हूँ. उसको ये दिख रहा है कि हाँ सिमरन को पेन हो रहा है, तो वो उस टाइम पे मतलब मेरा इतना ध्यान रखने लगता था कि उसको फिर फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन मुझे देख रहा है, कौन किस तरीके से जज कर रहा है. तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत छोटी बहुत प्यारी सी हो जाती है. That's so sweet. आपका क्या कहानी है? What's your story with this? मेरी कहानी सो जब हमने बेसिकली डांस क्लासेस डांस ट्रेनिंग साथ में करते थे, सो उस टाइम पे तो सिर्फ फ्रेंड्स ही थे, ऐसा कुछ नहीं था रिलेशनशिप वाला. तो हमारा काफ़ी रीसेंट है और हम डांस साथ में करते आ रहे हैं समवेयर नियर बाय 6-7 साल के आसपास हो गए. तो उस टाइम पे सिमरन ने मुझे फोर्स किया था टू गेट द प्रोफेशनल ट्रेनिंग ताकि मैं अपने करियर में आगे बढ़ पाऊँ, विच वॉज द फर्स्ट पॉइंट कि वो अपने करियर को लेके बहुत अच्छी थी, बहुत डेडिकेटेड थी. और वही चीज़ उसने मेरे करियर के साथ भी करी, मेरे लिए भी की कि ट्रेनिंग करो. और इंटेंस ट्रेनिंग थी जब, तो कि उसने मुझे फोर्स किया कि इसमें रीजॉइन करो और अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाओ ताकि आप अच्छे बन सको, अपने करियर में अच्छे जा सको. उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रोफेशनली हमारी ट्रेनिंग चलने लगी तब कुछ मेरी फैमिली में ऐसे फेजेस आए थे जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी. मेरी मम्मा बीमार थी तो उस टाइम पे खाना वगैरह वो नहीं दे पा रही थी. सुबह सुबह में ट्रेनिंग के लिए काफ़ी दूर ट्रैवल करना होता था तो जाते थे. तो उस टाइम पे पूरी जिम्मेदारी उसने मेरी मम्मी की तरीके से मेरी जिम्मेदारी उठा ली थी कि तुम्हारा खाना मैं ले आऊँगी. और मुझे अभी भी याद है कुछ ऐसे मोमेंट्स के जिस टाइम पे मुझे ट्रेनिंग के बाद अगर अपनी दूसरी क्लासेस के लिए जल्दी निकलना होता था अपनी ट्रेनिंग से, तो वो भाग भाग के मेरे बैग में बिस्किट का पैकेट डाल दिया करती थी कि ये रास्ते में खा लेना, या पानी की बोतल डाल दी, या पानी है कि नहीं है बोतल में. तो वो वैसा ध्यान रखना जैसे कोई वाइफ एक हस्बैंड का रखती है जब शादी हो जाती है कि अगर वो ऑफिस जा रहे हैं, या फिर एक मदर एक अपने बच्चे का ध्यान रखती है जब वो स्कूल जाता है. तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर थी. तो वो मोमेंट थे मेनली जिसने मुझे रियलाइज़ कराया कि हाँ हम हमारी रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा सकती है और हमें इसको लेके जाना चाहिए, नॉट जस्ट बिकमिंग द फ्रेंड वाला पार्ट. तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं. तब ये जाके रियलाइज़ हुआ. और फिर उसने और ज़्यादा टाइम भी लिया उस चीज़ ने कि अभी ट्रेनिंग में है हम. ट्रेनिंग के बाद जब हमने प्रोफेशनली अपने करियर में कदम रखा
और फिर हमने अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस किया, YS इवेंट्स को, हम साथ में काम करने लगे। तो वो फ्रेंडशिप वाली चीज़ रिलेशनशिप की तरफ हमारे काम की तरीके से बढ़ी। बट ये था कि हाँ, वो फ्रेंडशिप ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी वहाँ से, जब हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। तो दैट वाज द मोमेंट्स। I am so happy to see this constant smile on both of your faces जब आप लोग सब रेमिनिस कर रहे हो, याद कर रहे हो। Which brings me to this question कि हमने दोस्ती से रिलेशनशिप की जर्नी तो जान ली, बट अब मुझे ये जानना है कि आफ्टर बीइंग इन अ रिलेशनशिप आप दोनों का वो पॉइंट क्या था कि यार इसी से शादी करनी है। वो क्या सोचा, क्या कुछ ऐसा देखा एक दूसरे में, एक कौन से मार्क आपने हिट किया ऑफ हाउ मेनी इयर्स, ऑफ हाउ मेनी मंथ्स, दैट हाँ अब तो डिसाइड हो गया इट्स नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप, इट हैज टू टर्न इनटू अ मैरिज। तो मुझे क्या लगता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद आई थिंक हमने जितना डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप हमने स्टार्ट ही उसी माइंडसेट से की थी कि हम इस रिलेशनशिप को शादी तक लेके जाएंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं एक चीज़ हम दोनों की अच्छी है, वो मैं सिमरन के लिए भी कहता हूँ, खुद के लिए भी कहता हूँ कि हम जो अभी वाला जो न्यू कल्चर चल रहा है कि बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, सम पीपल डू इट फॉर जस्ट टाइम पास, और कुछ लोग ठीक सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ये वर्कआउट नहीं कर रहा तो हम चेंज कर लेते हैं या फिर इसको ब्रेक कर देते हैं। हमारा वो माइंडसेट है ही नहीं दोनों का। तो वो पुराने वाले माइंडसेट के लोग हैं हम कि हमें अगर रिलेशनशिप किसी के साथ रखनी है तो कोई डिच नहीं करना, उसे बीच में ब्रेक करने के लिए हमें कोई भी ऐसे मोमेंट्स क्रिएट नहीं करने या बिल्कुल भी इसके बारे में सोचना। हमको इसको मैरिज तक ही लेके जाना है और तभी हम रिलेशनशिप में कदम रखेंगे, अदरवाइज इसको रिलेशनशिप से पहले वाले पार्ट तक ही रखेंगे, चाहे हमारा बॉन्ड कितना भी स्ट्रांग हो। तो जब वो चीज़ें हमने सोच ली और डिसाइड कर लिया कि हाँ इसको लेके जाएंगे, चाहे फिर वो कोई भी अगेंस्ट हो या फिर हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़े वो करेंगे, तब जाके ही हमने रिलेशनशिप अपना स्टार्ट किया। और इसीलिए कि हमारी दोस्ती को बहुत ज़्यादा टाइम हुआ और रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि हमने दोस्ती वाले फेज़ में इतना टाइम निकाला ये डिसाइड करने के लिए कि हमें इसको आगे लेके जाना भी है नहीं है, हम लेके जा सकते हैं। तब जाके हमने सोचा कि अब रिलेशनशिप वाला एक टैग स्टार्ट करेंगे। मुझे ये पूछना है कि यार आपने हम मुझे ये भी बताया अभी कि आप लोग वाईएस इवेंट्स में साथ में काम करते थे और फ्रेंडशिप के बाद डायरेक्टली यू गाइस जंप्ड टू स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड दैट्स व्हेन आप लोगों को रियलाइज हुआ कि यार रिलेशनशिप में आ सकते हैं एंड दिस कैन वर्क आउट। सो आई वांट टू नो दिस कि वर्किंग टुगेदर एज टू बेस्ट फ्रेंड्स और एज टू पार्टनर्स, ये आप लोगों को ज्यादा करीब लाता है एक दूसरे के या ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है कि भाई अब लड़ाइयाँ ज्यादा हो रही है, टॉपिक्स बढ़ गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हैं, हाउ इज इट लाइक? मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक सॉल्यूशन था। मतलब ये जर्नी ही हमें शायद इस पॉइंट पे लाने के लिए बनी थी कि हम लोग उस चीज़ को रियलाइज़ करें कि अब हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया और अब हम अपार्ट नहीं हो सकते। तो वो चीज़ मुझे लगता है, और जब हमने साथ में काम किया तब हम और मतलब एक कंफर्ट जोन बिल्ड हो जाता है। तो वो एक फ्रेंडशिप भी थी, खुद को एक दूसरे को पहले से जानते भी थे और पता भी था कि हाँ वो संभाल लेगा, एक दूसरे को कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलते थे। तो आई थिंक क्लोज लाया। मुझे लगता है कि जैसे जो अभी की नॉर्मल रिलेशनशिप्स होती हैं उनमें शायद से मेरा एक्सपीरियंस है जितना ज़्यादा लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं बात करने को, और वो एक ही बात को कर करके कई बार एक दूसरे को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं या फिर कोई ना कोई रीज़न देख रहे होते हैं कि अब क्या बात करें, या फिर कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं जिससे उनके आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हमारे पास एक्चुअली उन टेढ़ी मेढ़ी बातें करने का या फिर ये बहुत ज़्यादा सोचने का कि अब क्या बात करें, वो टाइम ही बहुत कम मिलता है हमें, क्योंकि हमारी टू बी वेरी ऑनेस्ट 80 to 90% बातें, चाहे वो फ़ोन पे हों, चाहे वो मिलने के बाद हों, इवन चाहे हम कभी बाहर भी कहीं गए हों किसी फ्रेंड के अपने दोस्तों के साथ या खुद से आपस में, 80 से 90% बातें हमारे अपने बिजनेस को लेके हो रही होती हैं कि इसको कैसे ग्रो करना है। अब इस क्लाइंट की ये वाली बात थी, अब इस मीटिंग में ये होना है या फिर इस मीटिंग में हुआ, लेकिन उसी से हमारी पर्सनली बातें भी हो जाती हैं साथ में, तो हमारे लड़ाई वड़ाई का चांसेस भी कम मिलता है और ज़्यादा क्लोज भी रहते ही हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत इशू हो जाता है कि सिर्फ काम काम की बातें हो रही हैं, कभी शायद उसको लगता है वो चीज़, या फिर कभी ऐसा लगता है कि अब काम के चक्कर में इतने बिजी हो गई कि अपनी जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसको भूल ही गई हो बिल्कुल। तो ये चीज़ भी कभी कभी हो जाती है, बट इट्स मैनेजेबल। आई थिंक बैलेंस इज द की है, सो वो ही आपका सब कुछ डिसाइड करेगा। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो दिस फ्रॉम यू गाइज कि आप लोगों के जो रिलेशनशिप डायनामिक्स है, बिकॉज यू गाइज आर कमिंग फ्रॉम दैट मिलेनियल जनरेशन जिसमें लव मैरिजेस शायद उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, अब जेनजी में तो बहुत प्रोमिनेंट हो गई है, सो वी डोंट थिंक अबाउट इट एज अ चैलेंज, बट आप लोगों के टाइम फैमिली एक्सपेक्टेशंस अलग हुआ करती थी,
देयर वर सो मेनी बैरियर्स टू डील विद फॉर अ कपल. लेट्स से कि भाई लड़का मुझसे लंबा ही होना चाहिए, मैं छोटे लड़के से शादी नहीं कर सकती. बट नाउ वी हैव टॉम हॉलैंड, वी हैव जेंडिया, वी हैव कपल्स ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑल अराउंड. वी हैव एज का बैरियर कि यार लड़का ही बड़ा होना चाहिए. देयर आर सो मेनी बैरियर्स यू नो दैट द सोसाइटी इज डीलिंग विद. तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में क्या कोई ऐसे बैरियर्स डील करे हैं, और आप लोगों को क्या लगता है कि आज की जनरेशन इज मोर इक्विप्ड विथ डीलिंग दोज बैरियर्स दैन कंपेयर्ड टू द प्रीवियस जनरेशन? उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, आज वे आर मोर फियरलेस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आज की जनरेशन में ये चीज़ें बैरियर्स को डील करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो गया है, बिकॉज के टाइम चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, माइंडसेट चेंज हो रहा है. तो उसके साथ में जो पहले हमारी जनरेशन हमसे पहले वाली जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स वाली, तो मुझे लगता है वो लोग भी थोड़े थोड़े इवॉल्व होते जा रहे हैं. क्योंकि मैंने जैसे बताया, मैं एक एंकर हूँ, डिफरेंट डिफरेंट शादियों को होस्ट की हैं. तो बनियों की बहुत सारी शादियाँ होस्ट की हैं, पंजाबियों की बहुत सारी शादियाँ होस्ट की हैं. तो बनियों में मैं भी बनिया हूँ और फैमिली में रहता है थोड़ा बहुत कंजर्वेशन के. हमारे में कोई भी अभी तक लव मैरिज नहीं हुई, पूरी फैमिली में सारी अरेंज्ड हैं और हम अरेंज ही करेंगे. तो लव मैरिज के कुछ लोग खिलाफ हैं. बट जितनी मैंने शादियाँ होस्ट की हैं, जितने वेडिंग्स इवेंट्स होस्ट किए हैं, उनमें 60 to 70% मैंने बनियों के इवेंट होस्ट किए हैं. और वो सारे के सारे लव मैरिज ही थी और डिफरेंट कास्ट में इंटरकास्ट मैरिज भी हुई हैं, और अलग अलग स्टेट्स के. इवन एक तो आई थिंक जहाँ तक मैं जानता हूँ मैरिज थी, वो लड़की आई थिंक साउथ की है, साउथ इंडिया की, और लड़का यहाँ नॉर्थ इंडिया दिल्ली का है, और शायद कास्ट भी अलग थी. बट दे आर ऑल ओके, क्योंकि वो लोग भी अब इवॉल्व हो रहे हैं. पेरेंट्स के ठीक है यार, अगर बच्चों की खुशी है इस चीज़ में तो हम इसको रोकेंगे नहीं. पहले वाले कंजर्वेटिव पेरेंट या स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह नहीं कि अगर हम बिल्कुल जैसा हमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए. क्योंकि उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे पिछले कुछ टाइम में लोग देख रहे हैं कि डाइवोर्स हो जाते हैं, या फिर क्योंकि अब वो चीज़ नॉर्मल हो गई है. पहले के लोग नहीं करते थे या लड़कियां नहीं करती थी, बट अब हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, या फिर कोई भी इशू हो जाता है. तो इसलिए उन्होंने भी सोचा कि ठीक है, लेट्स चेंज इट और लेट्स चेंज आवर माइंडसेट एज वेल. तो मुझे लगता है कि अब वो चीज़ थोड़ा सा ईजी हो गई है, और अब इन चीज़ों को ज़्यादा जो जेनजी वाले कपल्स हैं या फिर हम लोगों के भी अगर कपल्स हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा भाव कम दे रहे हैं कि अगर एज बैरियर है, अगर कोई भी और बैरियर है, तो वो उसको सोच रहे हैं कि ठीक है, हम इसको, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, अगर हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ को बहुत आगे लेके जा सकते हैं. क्योंकि एक स्टेटमेंट मैंने हर किसी से सुनी और मैं खुद भी कहता हूँ कि आगे के 40-50 साल किसी एक ऐसे इंसान के साथ बिताना जिसको आप या तो ज़्यादा जानते ही नहीं, या फिर जिसके साथ आपका लगाव नहीं है, आप प्यार नहीं करते, वो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. कितनी चीज़ें एडजस्ट करोगे. तो वो चीज़ों को जब समझ रहे हैं वो लोग, तो मुझे लगता है कि वो उन बैरियर्स को कट डाउन करने के लिए या फिर उनका सामना करने के लिए स्टेप लेते हैं आज के जो कपल्स हैं. तो मेरे अकॉर्डिंग तो है ये चीज़ ईजी हो गई है थोड़ी सी. तो जैसे आपने ये टॉपिक टच किया था कि आप लोग एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो, एंड वो सालों से जानना एक्चुअली हेल्प करता है. आपने जैसे कहा कि टू इम्प्रूव द माइंड सेट, डिवोर्स रेट्स आजकल हो रहे हैं, उसको कम करता है बिकॉज यूर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हु यू आर गोइंग इन द जर्नी विथ. तो ये बेनिफिट्स तो हमें पता है, बट आई ऑल्सो नो कि मैंने जितने एजेड लोगों से बात की है, मिडिल एजेड लोगों से बात की है, उनका कहना अलग है. उनका कहना होता है कि यार जब तुम इतने साल शादी के पहले ही साथ आ जाते हो, तो वो स्पार्क खत्म हो जाती है, वो एक दूसरे को जानने की वांट खत्म हो जाती है. तुम सब कुछ तो पहले से ही जानते हो, तो नया क्या है शादी के बाद. सो हाउ डू यू गाइज बैटल दैट माइंडसेट कि यार इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स वी आर स्टिल सो मच इन लव, इन फैक्ट इट्स ओनली ग्रोइंग with each day and we just know our marriage is going to be super happy. How do you battle that conflicting वाला point with our parents who are like pro arranged marriage कि भाई नई लड़की नया लड़का और नई लाइफ शुरू करो? How do you fight that? बताओ. मुझे ऐसा लगता है कि हर एज पे ना हर डिफरेंट डिमांड होती है, बॉडी की भी माइंड की भी. तो वो चीज़ कभी ओल्ड हो ही नहीं सकती. डू यू थिंक कि मतलब हमेशा फेजेस चेंज होते हैं, तो अलग अलग डिमांड रहती है उसकी. तो उस टाइम पे वो पर्सन आपको होल्ड करता है क्योंकि वो पहले से आपको जानता है, वो आपके अप डाउन्स को पहचानता है. तो वो ही होल्ड कर पाएगा ना. कोई न्यू पर्सन अगर आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है तो वो सडनली कैसे उस चीज़ को होल्ड करेगा. और मुझे भी मतलब पहले वाले लोगों का जो माइंडसेट था वो ऐसा
पहले वाले लोगों के माइंडसेट में मुझे थोड़ा सा बस ये प्रॉब्लम लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि अरेंज मैरिज चलती नहीं है, अरेंज मैरिज भी बहुत अच्छी चलती हैं, और जब वो शादी करते हैं, हमारे खुद पेरेंट्स की भी अरेंज मैरिज हुई है और दे आर इनटू वेरी मच लव नाउ। बट मुझे लगता है कि वो चीज़ भी, वो प्यार आने में समय लगता है जब एक नया लड़का नई लड़की मिलती है। अभी तो फिर भी अरेंज मैरिज में भी थोड़े चेंजेस हो गए हैं कि वो शादी से पहले बात करने लगते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं, और इवन पेरेंट्स खुद कहते हैं कि एक दूसरे को जानो अब। तो अगर ये चीज़ गलत है तो फिर अब क्यों पेरेंट कह रहे हैं कि आप एक दूसरे को जानो, थोड़ा बहुत 2-3 महीने आप भी लो, आपस में बातें करो, कहीं मिलने जाओ। पहले तो ये बिल्कुल ही नहीं होता था, पहले तो ये कहते थे कि यार आप मिलो भी मत, सीधा नए लड़के नई लड़की की शादी करा दी। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार को वो माइंडसेट रखें कि नया लड़का और नई लड़की है, नई लाइफ शुरू करो। बट अगर यही नई लाइफ स्पॉइल भी तो हो सकती है कि अगर उन दोनों के ख्यालात ही नहीं मिले और नई नई जर्नी में ही ऐसी चीज़ें उनको एक दूसरे के बारे में पता लगी जो शायद उनको पहले लग जानी चाहिए थी शादी से पहले, ताकि वो अपना रिश्ते को उस हिसाब से हैंडल कर पाते। या फिर अगर उन्हें लगता कि वो इतने लंबे समय तक 30-40-50 साल की ज़िंदगी साथ में बितानी है, शायद वो इस माइंडसेट के साथ, या फिर काफ़ी सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं होती कि नहीं बिता पाएंगे, तो वो पहले ही उसे रोक देते। बट अब तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे ये थोड़ा सा सेफेस्ट ऑप्शन ज़्यादा लगता है कि आप पहले से एक दूसरे की चीज़ों को जान लो, प्रॉज एंड कॉन्स, और पहले से एक दूसरे की चीज़ों में थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ, और इस माइंडसेट को भी बना लो कि अच्छा ये चीज़ उसको पसंद नहीं है तो मैं इस तरीके से छोटा सा एडजस्ट कर लूँगा। बट जिसकी चॉइस होती है कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है, और क्योंकि मैं एक दूसरे बहुत प्यार करता हूँ, तो वो ठीक है, अप एंड डाउन भी चलता है, वो कम ज़्यादा चलता है। बट मुझे लगता है कि लाइफ जब प्रैक्टिकली भी आप जीते हो, प्यार से भी आप जीते हो, और वो प्रोज एंड कॉन्स को जितने भी हैं, हैबिट्स हैं, उनको एडजस्ट करना सीख जाते हो, तो वो चीज़ें आगे जाके थोड़ा और ईजी ही हो जाती हैं, और तब भी जाके आपकी लाइफ लंबे समय तक आप एक दूसरे के साथ चल सकते हो ना। नया नया इंसान का मिलना तो रिस्की है ना, पता नहीं चले ना चले। जिससे मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग की शादी अब होने वाली है कुछ महीनों में, तो आप दोनों का क्या फीलिंग है अभी? हाउ डज इट फील टू नो दैट ओके एवरीथिंग इज फिक्स्ड, ऑल द प्लानिंग जस्ट हैज टू गो इन एंड we're both gonna be a married couple now? मतलब वो इतने सालों से ओ ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, अचानक से you will be like oh he's my husband Yash and she is my wife Simran. वो फीलिंग क्या है? Is it curiosity? Is it excitement? Especially आपसे जानना चाहती हूँ मैं, because definitely generations are changing, but कुछ चीजें अभी भी constant हैं कि लड़की ही घर छोड़कर आएगी तो आपको ही आना होगा। तो वो आपके अंदर फियर है कि भाई नई फैमिली में सेटल इन करना पड़ेगा, एक लॉन्गिंग है टू स्टे विथ योर फैमिली फॉर अ लिटिल लॉन्गर, या सिर्फ एक्साइटमेंट है कि यार बोथ ऑफ यू आर गोना स्टार्ट लिविंग टुगेदर, इट्स गोना बी अ फन लाइफ? मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है और वो जोन ना पहले से ही बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे आपका ध्यान जाने लगता है। और फॉर एग्जांपल गर्ल के लिए एक चूड़ा होता है तो उस चीज़ की एक एक्साइटमेंट होती है, आपका बार बार उस साइड ध्यान जाएगा, वो एक इमेजिनेशन जोन में आप चले जाओगे। और मतलब मुझे तो यश से रोज ही प्यार हो जाता है मैं तो लिटरली ऐसी, मेरे को तो ऐसे लगता है कि ये डीप और डीप होता जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी डाउन जाता है तो मुझे यश चाहिए, मुझे यश चाहिए, मैं ढूंढ रही होती हूँ कि मुझे यश ही चाहिए। और एक मतलब अभी मैरिज हुई नहीं है लेकिन वो फीलिंग जनरेट हो गई है कि जैसे यश हस्बैंड ही है मेरा, और ना उसने कभी इससे हट के बिहेव किया, वो हस्बैंड जैसा ही है मुझे तो डर लग रहा है। कुछ चीज़ें हैं, मतलब डर इन द सेंस कि क्या होता है ना कि मुझे आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है यार कि लड़कियों से ज़्यादा लड़के डरते हैं, क्योंकि क्या है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि लड़की एक घर छोड़ के आ रही है दूसरी फैमिली में एडजस्ट होने के लिए, बट वो लड़की किस तरीके से एडजस्ट होगी और कैसे फैमिली भी उस लड़के के साथ एडजस्ट होगी, ये सारी जिम्मेदारी मुझे लगता है आज के टाइम में एक लड़के के ऊपर होती है कि वो कैसे कोप अप करेगा चीज़ों से। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी चीज़ें ना आ जाए कि इधर से मम्मी बोल रही है कि तो मेरी नहीं सुन रहे, इधर से भाई बोल रहे कि तो मेरी नहीं सुन रहे, तो कहीं वो बीच में मैं पिस ना जाऊँ, या कहीं मेरे मज़े, मेरा एंटरटेनमेंट या मेरे दोस्ती वगैरह, इन सब चीज़ों को कोप अप करते करते कहीं वो सेक्रीफाइस ना हो जाए। तो मुझे इन सब चीज़ों का थोड़ा सा लग रहा है, या कुछ ऐसा ना हो कि यार मुझे उस फैमिली को भी उसकी भी डिग्निटी को मेंटेन रखना है, अपनी फैमिली की डिग्निटी को भी मेंटेन रखना है, सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और उन सबको एक ट्रैक पे लाने के लिए मुझे लगता है जिसकी जिम्मेदारी है ना वो एक लड़का है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कभी ऊपर नीचे अगर हुआ तो सारी चीज़ें उसको ही फेस करनी है कि इधर भी समझाना उधर भी समझाना और समझना। तो मुझे थोड़ा बहुत इसलिए डर लग रहा है। और बाकी कुछ हैं कि
फाइनेंशियल्स मैनेज करना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, और आगे जाके क्या है कि जब शादी हो जाएगी तो पूरी सिर्फ वाइफ की नहीं पूरी फैमिली की एक जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि अब मैं भी एक उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा जिस टाइम पे मेरे पापा थे एक उस लेवल पे, क्या वो हस्बैंड हैं और घर में मैं भी एक हस्बैंड वाली पोजीशन पे आ जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि मुझे वाइफ के साथ साथ अपनी बाकी घर की भी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। तो उस इसलिए थोड़ा सा स्कैर्ड और नर्वसनेस वाली वो चीज़ है। बाकी तो थोड़े थोड़े एक्साइटेड भी हूँ कि एक नई लाइफ होगी, चीज़ें छुपानी नहीं पड़ेंगी, और कभी कभी वो वाला मोमेंट याद आता है कि अब फैमिली फंक्शन में साथ में जाएंगे साथ तो में वो वाली में चीज़ है। तैयार होंगे, ड्रेसिंग टेबल हाँ सेम होगा। हाँ वो चीज़ है, फिर फैमिली कहेंगे अरे 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 आइए 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 नए कपल आ गए, नए कपल आ गए उसके बाद गिफ्ट्स मिलेंगे बहुत सारे। पर वो नया नया रहेगा 1 साल तक, फिर कुछ नहीं होगा फिर कहेंगे पुराने हो गए। फिर हम खुद बिल्ड कर लेंगे। बट मुझे फंक्शंस और गिफ्ट से ये याद आया कि शादी आजकल प्रोडक्शन हो गया है। मतलब आप लोग तो एंकर्स कोरियोग्राफर्स हो, आप लोग का तो एक्चुअल में बिजनेस ही वही है। तो आप लोग देखते हो कि यार इट्स अ क्रेजली रेवेन्यू जनरेटिंग मार्केट नाउ। और आजकल तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि यार शादियां तो ऐसी होनी चाहिए। मतलब जब तक तुम 1 करोड़ की शादी नहीं कर रहे हो, शादी कहाँ है वो। मतलब फाउंटेन से ड्रिंक्स कितनी चाहिए, और ऐसे ब्राइड की एंट्री हो रही है विद सम डांसर्स। तो बहुत ज्यादा आई डोंट नो इफ आई शुड से लैविशनेस, ड्रामेबाजी, क्या कहूँ मैं उसे, मुझे नहीं पता। बट सबके अपने अपने ओपिनियन है। तो आप लोगों के ऊपर एज अ कपल हु इज अबाउट टू गेट मैरिड, हु डेफिनेटली बीइंग इन इंडियन, आप लोग गेस्ट्स को बुलाओगे, रिलेटिव्स, फैमिलीज, अलॉट मेनी पीपल विल कम। पेरेंट्स की भी एक वो होती है कि यार दूसरों ने तो हमें ऐसा करके दिखाया था, तो हमें भी उनके लिए बहुत अच्छा कुछ करना है। एंड हमारे जनरेशन में थोड़ी बहुत तो हम पेरेंट्स की सुनते ही हैं, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी छोड़ दें, बहुत सुनते हैं एज यू सेड। तो वो प्राइसिंग का प्रेशर है आप लोगों पे कि यार वो स्टैंडर्ड की शादी हम कैसे कर पाएंगे, वो रेवेन्यू का प्रेशर है। वो प्रेशर से आप लोग कैसे डील करते हो? हाउ डू यू गाइज मैनेज दैट एंटायर पार्टी वाला थॉट? यही चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा डरा रही है, ये इसी मुझे चीज़ भी की वजह डराता से मैं है। डरा हुआ हूँ एक्चुअली। क्योंकि क्या है ना कि क्योंकि मैं एक बनिया हूँ, और बनिया फैमिली में यूजुअली ये होता ही है कि उनको कोर्ट मैरिज या फिर उनको छोटी मैरिज से ना सच में प्रॉब्लम रहती है। इवन पेरेंट्स को भी उनका ये रहता है कि उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था, और इतने सारे रिश्तेदार, बड़ी फैमिलीज़ होती हैं तो सबको बुलाना है। उनके एक टिपिकल कुछ डायलॉग्स होते हैं, दे हैव सम डायलॉग्स लाइक कि हमने उनका खाया है, तुम्हें उनको खिलाना है, उनको बुलाना है, उनके लिए अच्छा करना है ना। कुछ ठीक है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ड्रीम्स भी होते हैं कि यार ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। बट बीइंग अ प्रैक्टिकल जनरेशन वाला एक मैन अगर मैं बात करूं, तो ऐसा है कि फाइनेंशियल्स मैनेज करना मुझे लगता है आज के टाइम में बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि पहले के टाइम में चीज़ें बहुत सस्ती हुआ करती थी, ऑब्वियस है उस टाइम पे लोगों का इनकम भी कम होता था। बट आज के टाइम में फिर भी मुझे लगता है कि जितना इनकम बढ़ी है, जितनी इनकम बढ़ी है उससे कई गुना ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, और जितनी भी लैविशनेस ये देखने को मिलती है बनियों की शादी में मिलती भी है। बट मुझे लगता है कि यार अगर यू हैव बजट, अगर आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपीज हैं लेट्स से, तो आप 50 लैक्स टू 1 करोड़ लगाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बजट ही आपके अकाउंट में 50 लैक्स है या 50 लैक्स भी नहीं है, और आप सोचो कि मुझे 50 लाख की ही मैं पूरी शादी कर देता हूं और या फिर सारा पैसा लगाता हूं, तो फिर उसके बाद की प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में आपने सोचा नहीं। और मुझे यही चीज़ से प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने एक काफ़ी बड़ा खर्चा किया है, हमने एक न्यू घर लिया है, तो उस घर में सारा खर्चा हो गया। तो ये भी एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि अब मैं कैसे सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज जिस भी अभी मैं फेज़ में हूँ अपनी लाइफ के, अपने करियर के, उसमें मेरे पास भी एक लिमिटेड इनकम है जो कि मैं थोड़ा बहुत घर में सपोर्ट करता हूँ, फिर जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको बेयर कर पाता हूँ। बट इतना ज़्यादा टाइम अभी मुझे भी नहीं हुआ काम करते हो कि मैंने इतना ज़्यादा बड़ा कोई अमाउंट जोड़ लिया हो जो कि मैं फैमिली को देके कह सकूँ कि यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ऐसा नहीं है, वो भी खुद इस चीज़ के लिए वरिड है, मैं खुद वरिड हूँ कि मैं कैसे सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपनी शादी के लिए कुछ सपोर्ट करूँ अपनी फैमिली को। बट अगर वो उतना ज़्यादा बड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ सोसाइटी वाली चीज़ को लेके कि उनको बुलाना है, उनको बुलाना है, इतना लेविश करना है, तो मेरे लिए वो चीज़ शायद पॉसिबल नहीं होगी। और इसीलिए मैं थोड़ा सा वरिड और स्कैर्ड हूँ कि कैसे उसे मैनेज किया जाए। क्योंकि छोटी शादी के लिए, या अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो कुछ लोग जैसे आज के कर रहे हैं कि यार हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अपना बाकी का जो पैसा उसको इन्वेस्ट करते हैं, या फिर अपने ट्रैवल में या अपनी उन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। वो चीज़ मेरे घर में तो शायद नहीं है, पॉसिबल नहीं है वो चीज़। आपके घर का क्या सीन है? मतलब हाँ, ऑब्वियसली इस चीज़ को लेके थोड़ा डर आता है कि कैसे होगा, क्या होगा। कुछ प्लान्स हैं भी, बट वो वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली वो चीज़ होती है कि
सिर्फ शादी तक की बात नहीं होती ना। अगर आपने कुछ भी कहीं से एक अमाउंट किया है तो उसके बाद की भी चीज़ें होती हैं, ईएमआई सेट हो गई या कुछ भी, तो उन चीज़ों को एक लॉन्ग टर्म में लेके चलना और फिर उस चीज़ को एडजस्ट करना, तो वो चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है। और मैं वैसे भी उस टाइप की हूँ कि वो कहते हैं ना कि थोड़ा कम में एडजस्ट कर लो लेकिन उधारी वाली साइड मत जाओ। कर्जा नहीं। हाँ, तो इसलिए थोड़ा टेंशन भी होती है क्योंकि शादी में अगर आप एक बेसिक शादी भी करते हो तो भी एक बड़े लेवल का खर्चा हो जाता है। आज के टाइम में तो है। हाँ, So you guys have to like balance being practical but also fulfilling वो expectations of your family and parents ये वाली। एग्जैक्टली। इवन हम तो रेडी हैं कि हम छोटा कर लें या फिर ऐसा कर लें कि हमारा इतनी हार्ड अर्न मनी जो हमारे पेरेंट्स की भी है वो सारी सिर्फ शादी में ना चला जाए और उसके बाद हम वापस से फिर से उसी मनी को दोबारा कमाने के लिए फिर से मेहनत कर रहे हैं कि अब इस चीज़ में करेंगे, अब उस चीज़ में करेंगे। वो ऑब्वियस है, करनी है शादी के बाद, बहुत सारे प्लान्स है कि हम मिल के ये चीज़ें बिल्ड करेंगे। बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि जब हमारे हाथ में वो हो उससे डबल, तब हम उसको शादी में लगाएं या किसी भी चीज़ में, तब ठीक है। बट अगर हमारे हाथ में अभी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो लगाने चाहिए या इतनी लेविशनेस की तरफ जाना चाहिए। लाइफ बहुत बढ़िया है, ज़रूरी नहीं है कि हम सारा पैसा शादी में खर्च करें। हम शादी करके 5 साल बाद अपनी एनिवर्सरी पे भी तो इतना पैसा लगा सकते हैं इफ़ वील हैव। तो मुझे ये ज़्यादा ठीक लगता है। I don't think it makes any sense to spend all the money. I think आजकल तो इनफैक्ट ट्रेंड चल रहा है कि कपल्स घर खरीद लेते हैं, वो 50 लाख शादी में लगाने की जगह 50 लाख का एक 3 BHK बुक कर लिया कि भाई अब फैमिली के साथ हम सॉर्टेड हैं। और लड़कियां बोलती हैं अपने मम्मी पापा को कि यार आप शादी में इतना खर्चा कर रहे हो, वो ही मेरे बैंक अकाउंट में डाल दो, तो मेरे लिए एक सिक्योरिटी फंड बन गया एज अ डॉटर जब मैं न्यू फैमिली में जा रही हूँ। आजकल तो बहुत ट्रेंड्स चल रहे हैं। हाँ, लेकिन स्टिल फैमिलीज को रहता है कि ये सगनों वाली चीज़ें हैं, इसको छेड़ो मत, यहाँ रोक टोक मत करो, ये ज़रूरी होती हैं, या उनकी फैमिलीज को देना है तो ये ज़रूरी होते हैं, इसमें मत बोलो कुछ भी। तो उनको रहता है कि हमें ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है। तो कभी ऐसा आप लोग को लगता है कि यार शादी तो हमारी है बट कंट्रोल और लोग कर रहे हैं, जैसे हमें चाहिए वैसा नहीं हो रहा, ये कभी फीलिंग आती है? बिकॉज आई थिंक हमसे पिछली जनरेशन तक ना लाइकवाइज माइंडसेट था, जो पेरेंट्स सोचते थे वो ही बच्चे सोचते थे। बट अब इस जनरेशन से जो अब शादियां चल रही हैं, अब माइंडसेट बदल गया है। अब कपल्स अलग सोचते हैं, पेरेंट्स का अलग ही रहता है, मुंह फुला के बैठे रहते हैं, शादी के एक दिन पहले सब सॉर्ट होता है और उसके बाद जब वो एक्चुअल में रियलाइज करते हैं कि यार थिंग्स आर एक्चुअली लुकिंग वेल, बच्चों पे भरोसा करके हमने गलत नहीं किया, तो वो खुश होते हैं शादी के दिन। तो आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि यार लूज कंट्रोल वाली फील आती है, दैट वी आर लूजिंग कंट्रोल, हमारी तो शादी है? वो शादी के पास जाते जाते तक पता चलेगा। हाँ, एक्चुअली में शादी के पास जाते जाते पता चलेगा। बट फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत डिसीजन में समझ रहा हूँ। पहले वाली जो जनरेशन में था ना, उसमें एक्चुअली क्या था कि उसमें ना डिफरेंट माइंडसेट या चेंजेस एक्सेप्टेबल ही नहीं थे, कि बच्चों को ऑलरेडी पता होता था कि जो मेरे मम्मी ने मेरे पापा ने सोच लिया वही होगा, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। बिकॉज वो उसको ट्राई भी नहीं करते थे। काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, काइंड ऑफ डर मैं समझ रहा हूँ। और आज की जनरेशन को भी है, रिस्पेक्ट है, थोड़ा बहुत डर है पेरेंट्स का, बट फिर भी वो अपने ओपिनियंस रखते हैं, अपने ओपिनियंस वो चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि क्या है कि पेरेंट की जनरेशन का जो माइंडसेट है वो अलग है, बच्चों की जनरेशन का माइंडसेट अलग है, वो अलग जगह जा रहे हैं, अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग प्रैक्टिकल दुनिया में वो एक हैं। तो उनके हिसाब से लगता है कि काफ़ी चीज़ें उनकी सही भी हैं। मैं सारी चीज़ें गलत नहीं बोलूँगा, सारी चीज़ें पेरेंट्स की गलत नहीं है, सारी चीज़ें बच्चों की गलत नहीं है, बट वो अपने ओपिनियंस रखते हैं और आपस में डिस्कशन भी करते हैं। और मुझे लगता है कि हेल्दी फैमिली वही है जिसमें इस तरीके को चीज़ों को लेके हेल्दी डिस्कशन हो और चीज़ें थोड़ी एक्सेप्टेबल रहें कि ठीक है सारी चीज़ें नहीं, बट इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी भी चलती है, थोड़ी सी लेविशनेस भी चलती है, जो कि पहले से चलती आ रही है, और दोनों का माइंडसेट भी लग जाता है। तो दोनों लोग खुश रहते हैं कि ठीक है हमारी कुछ बातें मान ली तो पेरेंट्स खुश हैं, बच्चों की कुछ बातें मान ली बच्चे खुश हैं। बट अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ पेरेंट की चल रही है, बच्चों की चल ही नहीं रही, तो शादी तो ऑब्वियस है उनकी है, फिर वो लगेगा कि सारा कंट्रोल आप ही कर रहे हो, हमारा तो कुछ है ही नहीं, शादी हमारी है और चला रहा कोई और है। तो वो चीज़ भी थोड़ा मुश्किल हो सकती है। सो आप लोग दोनों क्योंकि प्लान कर रहे हो, आप लोग इतने टाइम से शादी, और अभी कुछ और महीने हैं जिसमें प्लानिंग और जाएगी, तो कभी ना कभी तो ये टॉपिक्स उठ कर आती हैं कपल्स के बीच में कि यार दिस इज हाउ वी पिक्चर आवर मैरिड लाइफ, कि मे बी कुछ कपल्स ट्रैवलिंग इमेजिन करते हैं, कुछ कपल बच्चे करना इमेजिन करते हैं, क्योंकि वी वांट टू बी अ पेरेंट एज सून एज वी गेट मैरिड। सो मेनी एस्पिरेशंस, सो मेनी अजम्पशंस, हर कपल अपने तरीके से सोचता है कि उनको अपनी शादी की लाइफ कैसी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मैं पहले की शादियों की बात करूं तो रोल्स डिस्कस होते थे
कि भाई लड़का तो काम करेगा, लड़की का काम किचन तक है, तुम बच्चे संभालोगी, मैं नौकरी करके पैसा कमा कर लाऊंगा, तुम्हें जॉब नहीं करनी है, या अगर बच्चा होता है तो तुम कॉम्प्रोमाइज करोगी करियर, मैं नहीं करूंगा, फिर मेरे पेरेंट्स आएंगे तो वो रहेंगे यहाँ, तुम्हारे पेरेंट्स भी रहेंगे। मल्टीपल रोल्स हुआ करते थे। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम में जब आप दोनों की शादी होने वाली है, तो क्या आपके कॉन्वर्जेशंस में ऐसे जेंडर रोल्स की कोई बात होती है कि ओके दिस इज समथिंग ओनली अ फीमेल विल डू इन आवर हाउस, दिस इज समथिंग ओनली अ मेल विल डू, या आप दोनों का माइंडसेट इज लाइक 50-50 कंपैरिजन दोनों का कि भाई दिस इज ऑल अबाउट अ कंपेनियनशिप, जो तुम करोगे वही मैं करूंगी, जो मैं करूंगी वो तुम करोगे, या आप लोगों ने उसके बीच में भी एक बैलेंस फाइंड आउट कर लिया है? हाउ इज इट लाइक, आप दोनों के वो रोल्स कैसे डिस्कस होते हैं पोस्ट मैरिज? मुझे लगता है कि चीज़ों को रिजिड नहीं किया जा सकता, जैसे सर्कमस्टांसेस हो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ढलना पड़ता है। कहीं जगह किसी को चुप रहना पड़ता है, कहीं किसी को चुप रहना पड़ता है, और थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहाँ कौन थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पे हाँ ये बात बिल्कुल सही है। बीइंग एन अडेप्टेबल पर्सन विल हेल्प यू टू कोप अप विद दिस रिजिडनेस, या फिर ये डिसीजंस हैं कि रोल्स डिसाइड करने हैं। मुझे लगता है डोंट डिसाइड द रोल्स, एनी काइंड ऑफ रोल्स यू शुड नॉट डिसाइड। मुझे लगता है कि ठीक है, ये चीज़ है कि सर्वाइवल के लिए मुझे खाना बनाना आता है, इसको खाना बनाना पसंद है, एक्चुअली में इसको खाना बनाना पसंद है, तो उसका खुद ही है कि मुझे खाना बनाना पसंद है, मुझे खिलाना पसंद है, तो रोल डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं, ऑब्वियस है कि वो खुद खुशी से बनाएगी। बट जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल कि वो बीमार हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे को खाना बनाना थोड़ा बहुत आता है, मैं और सीख लूँगा, ठीक है, उस चीज़ को, ताकि मैं भी कर लूँ। तो मेरे दिमाग में इस चीज़ का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नहीं खाना तो वही बनाएगी, ठीक है। और इवन मेरी खुद मदर हैं, वो मेरे फादर नहीं करते वो खाना बनाने वाला, उनका ऐसा है कि ये तो लेडीज़ के काम है, या फिर अगर वो नहीं भी है तो उन्होंने कभी नहीं किया। तो मेरी मम्मा ने हमें जो बड़ा किया है वो यही समझा के किया है कि तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना, तुम्हें अपनी वाइफ की हेल्प करनी है। बाई चांस वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा होता है, बीमार हो जाती हैं तो हमारा खाना सीधा बाहर से आ रहा होता है। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं एक एंगल इसमें और आप लोगों के क्वेश्चन में ऐड करना चाहती हूँ कि एक ना ये भी होता है कपल्स के बीच में डिस्कशन कि यार देखो हम दोनों को 9 बजे ऑफिस जाना है, अब तो दोनों वर्किंग होते हैं मोस्ट केसेस में, तो अब 8 बजे उठ के ब्रेकफास्ट दोनों का कौन बनाएगा जब एक नहा रहा है एक कुछ कर रहा है, तो वो काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन भी होते हैं। दोनों रात के 9 बजे वापस आएंगे थक कर, तो अब डिनर कौन बनाएगा, तो उसमें किसी को पसंद होगा तो भी वो थका ही बैठा रहेगा, राइट? तो वो टाइप के कॉन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में होते हैं इन दैट सेंस कि यार हमारा रूटीन ऐसा है, तेरा रूटीन ऐसा है, मेरा ऐसा है, तो अब इस बीच में हम दोनों कैसे मैनेज करेंगे कि यार हाउ आर वी सर्विंग ईच अदर। एंड आई डोंट थिंक इट्स अबाउट लाइक हेल्पिंग योर वाइफ, हेल्पिंग योर हस्बैंड, आई थिंक दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई हेल्प नहीं कर रहा किसी को, जितना इनका काम है उतना ही आपका, जितना आपका उतना ही इनका। तो वो वाले कॉन्वर्सेशंस आप लोग कैसे करते हो, लाइक हाउ डू यू गाइस डिसाइड इट? ये वाले कॉन्वर्सेशन हमारा रूटीन में थोड़ा ऐसा होता है कि इनके जो फैमिली का रूटीन है वो काफ़ी ऐसा है कि वो मॉर्निंग पर्सन नहीं है, लेट वाले पर्सन है, क्योंकि उनकी शॉप वगैरह है फादर की, और वो काफ़ी लेट क्लोज होती है। तो और हमारा अर्ली मॉर्निंग का स्केड्यूल है, क्योंकि मैं जॉब पे जो जाता हूँ वो भी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग रहता है, और मेरे फादर की भी जो भी उनका काम है वो भी अर्ली मॉर्निंग है। तो बस एक तो रोल ये डिसाइड हुआ है कि जल्दी उठ के जल्दी सोने वाला रोल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो तो मैं एडजस्ट करना है। दूसरा ये है कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट अगर मैं जा रहा हूँ तो क्योंकि मेरी जल्दी की जॉब है, उसके थोड़े लेट के जॉब है, तो वो ऑब्वियस है, वो डिसाइडेड है कि ठीक है शील डू इट। ठीक है, रात के जो आके खाने बनाने वाला है, तो क्योंकि रात को वो लेट आती है यूजुअली, जो उसका काम है उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं आता, तो वैसे तो मम्मी अभी हैं घर में, तो कुछ कुछ ऐसा भी डिसाइडेड है कि ठीक है उस टाइम पे मम्मी कर देंगी। कभी कभी ये डिसाइडेड है कि मैं ट्राई करूंगा कि मैं कभी बना दूंगा, कभी नहीं बना पाऊंगा तो ठीक है कहीं से बाहर से एडजस्ट कर लेंगे, कभी चले जाएंगे, या फिर ऐसा प्लान कर लेंगे ठीक है वीक में एक बार बाहर चलेगा या मैंने बना दिया। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत अभी तक तो बातों में एडजस्टमेंट है, बाकी पता चलेगा शादी के बाद। That sounds really fun. And आपका क्या इस पे thought है? What do you अभी तो हम जो डिस्कस करते हैं यार, जैसे स्कूल में डांस टीचर है मेरा, मैं मॉर्निंग क्लास लेती तो हूँ पर मैं टाइमली आ जाती हूँ, तो ये है। लेकिन इवनिंग का मेरा काफ़ी दूर है, तो इवनिंग में बेसिकली मेरे को टाइम लग जाता है, तो ऐसा ही है कि हाँ सुबह मैं एडजस्ट कर लूँगी, रात को तुम एडजस्ट कर लेना, और मिल बैठ के कर लेंगे चीज़ें। रात को मैं और मम्मी मिलके एडजस्ट कर लेंगे, दिन में ही एडजस्ट कर लेंगे। So, when you guys discuss your married life in this context itself, so how big of a percentage does career take?
कि करियर की कितनी बातें होती है, बिकॉज आई एम श्योर शी विल हैव हर करियर गोल्स इन हर माइंड, यू विल हैव योर करियर गोल्स इन योर माइंड, और आपको दोनों को लेके चलना है। आज का टाइम वही है कि एक भी कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगा, दोनों ही अपना बिल्कुल गोल पे चलना चाहते हैं। इनफैक्ट आप दोनों का तो बिजनेस भी साथ में है, तो आप दोनों का तो सारा मोटिव ही होगा उसको साथ में ग्रो करने का, इक्वल इक्विटी, इक्वल परसेंटेजेस। तो आप लोगों के पोस्ट मैरिज लाइफ डिस्कशंस में करियर का कितना रोल है, कितना पार्ट है, जितना आपने उसको वेटेज किया कि यार ये अनटच्ड रहना चाहिए, इस पे तो दोनों को फोकस करना है, वो कैसा होता है? बताओ। मतलब मुझे तो, मैं तो उस पार्ट पे भी सोच जाती हूँ जब मैं सोचती हूँ कि एक फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है, तो मेरा क्योंकि फिजिकल वर्क है तो मेरे को हमेशा उस चीज़ का रहता है कि मैं उस टाइम पे क्या करूँगी, या उस चीज़ के लिए मेरे पास बैकअप ऑप्शन क्या है। तो वो चीज़ हमेशा मेरे कंसिड्रेशन में रहता है कि मैं उस टाइम पे क्या करूँगी। मैं उस टाइम पे ना कुछ ऐसा, एक दो कोर्स मैंने इनफेक्ट सर्च भी कर रखे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि उस टाइम पे ना मैं ना ये वाला कोर्स कर लूँगी, या मैं कोई ऐसा बिजनेस चाहती हूँ जो उस टाइम में भी मतलब विदाउट बॉडी हसल मैं माइंड से उस चीज़ को कर पाऊँ, क्योंकि दिस इज़ माई कॉन्फिडेंस कि मुझे बहुत कुछ दिया है मेरे काम ने, और आई एम ट्रूली सो मच ग्रेटफुल टू दिस कि हाँ, और मतलब जितना मैंने सोचा था ना उससे कहीं गुना बढ़ के दिया है। और तो मेरे लिए मेरा काम इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग लिटरली। तो मुझे रहता है, और मुझे लगता है कि घर में बैठे बैठे ना इंसान अपना पोटेंशियल खो देता है, या एक गैप के बाद दोबारा से स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं वो गैप देना ही नहीं चाहती। तो मुझे उस टाइम भी है कि चाहे आप उस टाइम के लिए एक फील्ड चेंज कर लो, क्या पता मुझे एक नई चीज़ मिल जाए उस टाइम पे, बट मैं वर्किंग रहना चाहती हूँ। करियर के बारे में तो हमारा सच में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, मतलब आफ्टर मैरिज वाली चीज़ों में भी हम ने अपने करियर को पूरा 50 to 60% का वेटेज दिया हुआ है, क्योंकि ये है कि दोनों अपने अपने करियर में अपने अपने काम को करते रहेंगे। उससे क्या है कि हमारी स्किल ब्रशअप होगी, हम एक अपनी खुद की अच्छी पहचान बना सकते हैं मार्केट में। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आजकल, सोशल मीडिया की वजह से कहाँ लोग पहुंच जाते हैं, तो हमारी प्लानिंग में है कि हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी पहचान बना के रखें, ताकि मार्केट में हम हमेशा ऐसे जिंदा जागते लोग रहें, ताकि लोग हमें पहचानें और हम काम भी करते रहें। फिर दोनों मिलके काम करेंगे, तो दोनों मिलके जब अच्छा कमाएंगे तो फाइनेंशियल्स बहुत इजीली मैनेज हो पाएंगे। मतलब अभी जैसे दोनों ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम दोनों की सोच में ये डिस्कशन है कि हमें मिडिल क्लास से अपने आप को रिच और अपर रिच क्लास में लेके जाना है, अपनी फैमिली को लेके जाना है। चाहे जो बेसिक घर वाले काम है उसके लिए ऑब्वियस है कि आज के टाइम में यार डिजिटली इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि हम उसके लिए किसी को भी आराम से हायर कर सकते हैं। बट ये जो पर्सनली साथ में काम करके बिजनेस को बढ़ाना, अपने करियर को लेके जाना, ये हमारे लिए कोई और नहीं करेगा, ये हम ही कर सकते हैं, एक ही लाइफ में लिए। तो इसीलिए हम ये डिस्कशन डालते हैं। बाकी ये है कि कुछ चीज़ें ऐसा है कि ये भी डिस्कशन किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल के सिमरन के अगर 2 अलग अलग जॉब्स हैं, 2 अलग अलग जगह पे सेशन है, तो ये डिसाइड करते हैं कि अगर इस वाली जॉब की वजह से, क्योंकि उसका ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा दूर है, अगर लगेगा कि फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ट्राई करेंगे कि उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, कि अगर उसको छोड़ दें और उसकी जगह पे कोई और बिजनेस को स्टार्ट करें, ताकि वो टाइम इंडल्ज रहे। ऐसा ना हो कि स्किल खराब हो गई, या दूसरी जगह पे ज़्यादा फोकस करेंगे, या थोड़ी पास वाली उसका सॉल्यूशन ढूंढ ले। तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत डिस्कशन हुई हैं कि उसकी कोई और अल्टरनेट देख लें, उसको पूरे तरीके से ख़त्म ना करें, बट ऐसा कि बैलेंस करें, ताकि घर भी बैलेंस हो जाए, हमारे फाइनेंशियल्स भी और हम दोनों का करियर भी। तो वेटेज रहता है अच्छा खासा। और हमें हमेशा रहता है कि एक वो चीज़ होती है ना कि अपनी कमिंग जनरेशन को बेस्ट बनाना है, बट मेरे को हमेशा रहता है कि मैंने अपनी प्रीवियस और कमिंग दोनों को बेस्ट बनाना है। That is a beautiful mindset to have for this generation and pass the message on to other people. Which brings me to a point, आपने प्रेगनेंसी की बात की थी, तो मैं उसी से एक टॉपिक आप लोगों के साथ टच करना चाहती हूँ कि आजकल के टाइम में ना कपल्स का पेरेंटहुड को लेके बहुत ही ज्यादा आइडियोलॉजी चेंज हो रही है. Like a lot of females that I know, they don't want to get into this stuff. They don't want to have kids because they are like यार सारा प्रेशर एक फीमेल पे आता है, प्रेग्नेंट हमें होना है, हॉस्पिटल में हम होंगे, बॉडी चेंजेस हमारे होते हैं, फिजिकल जो भी साइड इफेक्ट्स आते हैं ऑफ द मेडिकेशंस ऑफ द प्रेगनेंसी प्रोसेस और व्हाटएवर, डिलीवरी हो गई या सी सेक्शन हो गया, वो एक फीमेल को झेलने पड़ते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऑल्सो कपल्स इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैं लड़कों की बात करूँ तो हस्बैंड्स आर ऑप्टिंग फॉर नो किड्स बिकॉज उनका है कि यार अब दे आर सेल्फिश फॉर द मनी, दैट वी वांट द मनी फॉर आवरसेल्व्स, हमें ट्रैवल करना है, हमें बड़ा घर चाहिए, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, तो बच्चे क्यों करने, उनकी स्कूल का खर्चा इतना है, ये है वो है. So couples are trying to go dink these days, as they say, double income, no kid. तो आप दोनों का एज अ न्यू एज कपल
parenthood पे क्या ideology है? Do you guys actually look forward to having kids? या do you guys also believe कि यार नहीं, kids विड्स की कोई जरूरत नहीं है, अब it's just not needed? What do you guys think about it? मतलब मुझे तो स्टार्टिंग से ही बच्चों से इतना प्यार है कि मैंने खुद एक इमेजिनेशन बिठा रखी है कि हाँ मुझे तो गर्ल चाहिए और मैंने ऐसा ड्रेसिंग करूँगी, उसको ऐसा करूँगी। और पता नहीं, मुझे इंटरनली फील होती है कि क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, तो मेरे लिए चाहे वो मुझसे भी बड़े होते हैं, वो मेरे बच्चे ही बन जाते हैं। तो मेरे अंदर तो वो चीज़ है कि वो मदरहुड है कि मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती, और मुझे तो डेफिनेटली किड्स चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा भी कोई ऐसा मतलब इसके अगेंस्ट में बिल्कुल भी कोई ओपिनियन नहीं है। आई वांट टू हैव किड्स, और क्योंकि मुझे एक ऐसा लगता है कि जब आप पेरेंटहुड वाले फेज़ में जाते हो तो आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में ज़िम्मेदार बनते हो, और ज़्यादा चीज़ों को समझते हो, टाइम की वैल्यू समझते हो, अपनी फीमेल पार्टनर, अपने पार्टनर की हेल्थ की वैल्यू समझते हो। This was by far the most interesting podcast that I have shot. Wait for the next episode that I bring for you guys.